नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। मतदाताओं की उदासीनता के कारण दैनिक जागरण। राजकुमार सिंह लेखक, वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। लोकसभा चुनाव अब समापन की ओर हैं, मगर इसे लेकर संतोष से ज्यादा चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग चिंतित है कि मतदाताओं को प्रेरित करने की कवायद के बावजूद मतदान में कमी क्यों? चुनाव से ही सत्ता बनती बिगड़ती है, इसलिए राजनीतिक दल और नेता चिंतित हैं कि कम मतदान किस पर भारी पड़ेगा। दोनों के लिए ही कम मतदान का ठीकरा मौसम पर फोड़ना सुविधाजनक है। बेशक गर्मी तो है, पर 2014 के लोकसभा चुनाव भी कमोबेश ऐसे ही मौसम में हुए थे, जब संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड 66.44% मतदान हुआ था। स्थितियों की मांग है कि सहज सुलभ बहानों के बजाय वास्तविक कारणों की पड़ताल की जाए। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के समय भी आयोग को पता होगा कि मई जून में गर्मी चरम पर होगी। फिर मतदान 7 चरणों तक क्यों खींचा गया? मतदान केंद्रों की दूरी कम क्यों रखी गई? पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा भी सभी केंद्रों पर सुनिश्चित क्यों नहीं हुई? मतदान सूचियां त्रुटि रहित क्यों नहीं? ग्रामीण मतदाताओं के लिए यह बड़ी समस्या है। मतदान केंद्रों के बाहर पहचान पत्र की जांच के नाम पर सुरक्षाकर्मी परेशान क्यों करते हैं? माना कि मतदान मतदाताओं का अधिकार और कर्तव्य है, पर यह उनकी परीक्षा नहीं है। चुनाव परीक्षा है आयोग के प्रबंधन और राजनीतिक दलों की गतिविधियों की, जिसमें मतदाता उनके परीक्षक होते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की चिंता अपने समर्थक द्वारा अधिकाधिक मतदान के जरिए अपनी जीत सुनिश्चित करने तक सीमित है। कुल मतदान प्रतिशत में कमी के असर की आशंका से उन पर मानसिक दबाव तो बढ़ता है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के हित में मतदान का प्रतिशत बढ़े वे ऐसा प्रयास करते नहीं दिखते। अमूमन ज्यादा मतदान को सत्ता विरोधी लहर और कम मतदान को स्थायी स्थिति का संकेत मान लिया जाता है, लेकिन अतीत के परिणाम इस पर एकमत नहीं है। कम मतदान के बावजूद सत्ता परिवर्तन हुए तो ज्यादा मतदान के बाद भी यथास्थिति बरकरार रही। 1998 में जब मतदान 4% बढ़ा तो लोकसभा में वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार विदा हो गई, जबकि ओपिनियन पोल उसकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। तब मतदान का राष्ट्रीय औसत तो 58.7% रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में वह 50% से नीचे चला गया, जबकि पहली बार देश भर में ईवीएम से चुनाव कराए गए थे। वर्ष 2014 में सर्वाधिक 66.44% मतदान हुआ, जो उससे पिछले लोकसभा चुनाव का 7% ज्यादा था। परिणाम स्वरूप 3 दशक बाद किसी एक दल के रूप में भाजपा में स्पष्ट बहुमत मिला। भाजपा में बहुमत से भी 10 अधिक 282 सीटें जीती। 2019 में मतदान 1.7% बढ़ा और भाजपा की सीटें भी बढ़कर 303 हो गई। कम या ज्यादा मतदान प्रतिशत से चुनाव परिणाम पर पड़ने वाले असर के स्पष्ट निष्कर्ष को लेकर भ्रम के बावजूद मतदाताओं में कम या ज्यादा उत्साह के कारण उसे समझने की कोशिश की जा सकती है। 1996 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद वाजपेयी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार मात्र 13 दिन तक चल पाई, क्योंकि समता पार्टी जैसी बातों के अलावा राजनीतिक अस्पष्टता के चलते अन्य दल समर्थन देने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस के बाहरी समर्थन थे। एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में बनी संयुक्त मोर्चा सरकारें कुछ ही महीनों की मेहमान साबित हुई। संभव है कि उनका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ा हो, जो अधिक मतदान प्रतिशत में नजर आया और जिसका लाभ भाजपा को 1998 और 1999 के चुनाव में मिला। इसी तरह 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नीति संपर्क सरकार न सिर्फ नीतिगत जड़ता की शिकार नजर आई, बल्कि उसमें कई बड़े घोटाले भी उजागर हुए। उसके बाद हुए चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत और भाजपा की सीटें बढ़ी, लेकिन पुलवामा और बालाकोट के उपचार राष्ट्रवाद का तात्कालिक मुद्दा एक बड़ा कारक रहा। बेशक भाजपा के पास विशाल संगठन के साथ ही उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सहयोग और शक्ति मिलती है, लेकिन ये सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी भारी जीत के सबसे निर्णायक कारक स्वयं नरेंद्र मोदी रहे। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में वैसा उत्साह नजर नहीं आ रहा तो किसी कारक विशेष की अनुपस्थिति और राजनीतिक व्यवस्था की बिगड़ती छवि भी खोजने होंगे। तभी हम मतदाता की उदासीनता का मर्म समझ पाएंगे। हमें कुछ सवालों के जवाब तलाशने होंगे, जैसे वोट वालों के से वादों और नोट वालों की चिंता वाली राजनीति बड़ी संख्या में नेताओं का खानदानी पेशा क्यों बन रही है? क्या धनबल और बाहुबल ने चुनाव प्रक्रिया को सत्ता का तिकड़मी खेल नहीं बना दिया है? क्या आम आदमी इतने महंगे चुनाव लड़ने की सोच भी सकता है? प्रत्याशियों के चयन का आधार क्या है? निष्ठा और नीति पर जीत की संभावना क्यों भारी पड़ जाती? जनता के मुद्दे दलों के चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बनते? कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, किंतु जातिगत जनगणना की याद अब आ रही है। 80 करोड़ गरीबों को हर माह 5 किलो राशन मुफ्त सवाल उठाने वाली कांग्रेस चौथे चरण के बाद खुद 10 किलो मुफ्त राशन देने का वादा कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई कम करने का ब्लूप्रिंट पेश करने के बजाय प्रचार अरबपति आरक्षण और संविधान के इर्द गिर्द घूम रहा है। भाजपा 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगने के बजाय पाकिस्तान मंगलसूत्र और शहजादे का सहारा क्यों ले रही है? पाकिस्तान चूड़ियां पहने या कंगन, आम भारतीय का जीवन स्तर उससे कैसे बेहतर हो जाएगा? लगता है
कि इस बार सत्ता के खिलाड़ी खुद मतदाता का मूड भांपने में भ्रमित हैं या फिर मतदान के पीछे मुद्दे बदलकर उसे भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी नसीहत जनसत्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कड़ी नसीहत दी है। उसने व्यवस्था दी है कि अगर धन शोधन के मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ विशेष अदालत में संज्ञान लिया है तो ईडी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर आरोपी अदालत के बुलाने पर हाजिर होता है तो उसे हिरासत में लेने के लिए ईडी को अदालत में आवेदन करना होगा और फिर न्यायालय बहुत जरूरी होने पर ही उसे हिरासत में भेजने का फैसला कर सकता है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह फैसला एक तरह से ईडी को उसकी सीमा बताने वाला है। इसी धारा के तहत ईडी किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि इस धारा के तहत गिरफ्तारी के बाद किसी आरोपी को जमानत देना मुश्किल हो जाता है। हालांकि 1 वर्ष पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को नसीहत दी थी कि धन शोधन मामले में गिरफ्तारियों को लेकर वह अतिरिक्त उत्साह न दिखाए। उसके बाद भी स्पष्ट निर्देश दिया था कि ईडी तभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे जब उसके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हो, उसके बारे में वह स्पष्ट उल्लेख करे। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से धन शोधन मामले में जिस तरह ईडी सक्रिय नजर आ रहा है और विपक्ष के अनेक नेताओं और उनसे संबंधित लोगों को सलाखों के पीछे डाल चुका है, उसे लगातार आपत्ति दर्ज कराई जाती रही है। 1 वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ईडी भय का माहौल पैदा न करे। उसकी गिरफ्तारियों में राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी असाधारण रूप से अधिक है, मगर उस नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां लगातार जारी रही। उनमें से कई नेता अब भी जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। माना जाता है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के छापों और गिरफ्तारियों पर विराम लग जानी चाहिए ताकि राजनेता चुनाव में समान अधिकार से चुनाव मैदान में उतर सके, मगर इस दौरान भी छापे रुके नहीं। ईडी की इस सक्रियता के विरोध में विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी, मगर धन शोधन का मामला संवेदनशील होने की वजह से अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया था। अगर सर्वोच्च न्यायालय इसे लेकर गंभीर और कड़ा रुख अपनाए हुए हैं तो ईडी को अपने दायरे का एहसास हो जाना चाहिए। जब भी किसी नेता या बड़े अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप रखते हैं तो ईडी भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है और अपने असीमित अधिकारों का इस्तेमाल करती देखी जाती है। धन शोधन के मामले में बड़ी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। यह देश की सुरक्षा के लिए काफी संवेदनशील मामला है। इसी दृष्टि से धन शोधन निवारण अधिनियम को कड़ा बना दिया गया था, मगर इस कानून को अगर ईडी राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के अधिकार के रूप में इस्तेमाल करती है तो इस कानून का प्रभाव संदिग्ध हो जाता है। बात छिपी बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारियां भी तेज हुई पर दोष सिद्धि बहुत कम हुई है। यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सर्वोच्च न्यायालय की नई व्यवस्था के बाद ईडी गिरफ्तारियों के मामले में पुनर्विचार करेगा। झुलसते शहरों में बढ़ती दुश्वारियां। अभिषेक कुमार सिंह। कुछ वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि बढ़ते तापमान के साथ सीजनल इफेक्ट डिसाइडर की स्थिति बनती है। इससे लोगों के दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर में तेजी से बदलाव आते हैं। ये परिवर्तन लोगों को आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने को प्रेरित करते हैं। वर्ष 2018 में अमेरिकी विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने गर्म मौसम और बढ़ती आत्महत्या दर के बीच एक मजबूत संबंध चिन्हित किया था। स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री मार्शल बर्ग के नेतृत्व में हुए अध्ययन में दावा किया गया था कि 2050 तक अनुमानित तापमान वृद्धि से संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में अतिरिक्त 21,000 आत्महत्याएं हो सकती। गर्मी, लू और उमस किस तरह जानलेवा बन गई है, इसके उदाहरण दुनिया भर में के शहरों में दिख रहे हैं। भारत में शहरों को बेहतर बुनियादी ढांचे, शानदार जन सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के रूप में देखा जाता रहा है। वहां रहने वाले लोग एक अच्छी जीवन शैली वाली जिंदगी की उम्मीद करते हैं, पर अब शहरी दुनिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आबादी के बोझ से कराते और सुविधाओं के नाम पर भयानक प्रदूषण झेलते ये शहर बुनियादी ढांचे पर भीषण दबाव, महंगाई और कामकाज की जगहों से रिहायश की बढ़ती दूरियों के कारण उनमें रहने वालों की सुविधाओं के बजाय दुविधा का केंद्र बन रहे हैं। इधर कुछ वर्षों में उन्हें एक नई समस्या ने घेर लिया है। यह समस्या गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा गर्मी पड़ना है। इस समस्या को वैज्ञानिकों ने अर्बन हीट कहा है। इसे शहरी लू भी कहा जा रहा है। इस शहरी लू पर नजर वर्ष 2018 में तब गई थी जब यूएस जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने दुनिया के 44 शहरों में बढ़ते तापमान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। एक शोध रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के 6 महानगरों में पैदा होने वाली शहरी लू अर्बन हीट पर केंद्रित करते हुए बताया गया था कि वर्ष 1979 से 2005 के बीच जिस कोलकाता शहर में सालाना 16 दिन भयंकर लू चलती थी, अब वहां ऐसे दिनों की संख्या बढ़कर 44 तक हो गई है। शोध में दावा किया गया था कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों की करोड़ों की आबादी के सामने आने वाले वक्त में शहरी लू झेलने का खतरा 4 गुना तक बढ़ गया है। इसमें एक चेतावनी भी दी गई थी कि अब शहरियों को इस अर्बन हीट के साथ रहना और
लगातार उसका खतरा सहना सीखना होगा। इधर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी पत्रिका डाउन टू अर्थ में एक विस्तृत रिपोर्ट में इस समस्या का खुलासा किया है। इसमें सवाल उठाया गया है कि कंक्रीट के जंगलों के बदलते हरियाली विहीन शहरों में आखिर इंसान कितनी अधिक गर्मी झेल सकता है। सवाल यह भी है कि आखिर बड़े शहरों या महानगरों में ऐसा क्या है जो वहां प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली गर्मी या लू के मुकाबले कई गुना ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है। इसका गंभीर पक्ष यह है कि शहरी लू केवल मई जून में ही नहीं, घोर सर्दी में भी अपना असर दिखा सकती है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के जियोफिजिकल रिसर्च लेटर जर्नल में एक शोध पत्र अर्बन हीट आइलैंड ओवर दिल्ली पंचेज होल्स इन वाइड स्प्रेड फॉग इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसमें बताया गया था कि 2018 में देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 17 वर्षों के मुकाबले प्राकृतिक कोहरे का सबसे कम असर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पैदा हुए प्रदूषण और गर्मी ने कोहरे में छेद कर दिए थे। सिर्फ दिल्ली नहीं, दुनिया भर के शहरों में शहरी प्रदूषण के कारण सर्दियों में कोहरे की सघनता में भारी कमी देखी गई। आईआईटी मुंबई और देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज ने नासा के 17 वर्षों के उपग्रह डेटा के विश्लेषण कर कोहरा छंटने की प्रक्रिया को फॉग होल की संज्ञा देते हुए बताया था कि दिल्ली में जनवरी 2018 में 90 से ज्यादा फॉग होल हो गए थे। शोधकर्ताओं ने कहा था कि शहरों की गर्मी कोहरे को जला रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके के मुकाबले शहरों का तापमान 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। बताया गया है कि शहरों में तेजी से हो रहे हर किस्म के निर्माण कार्यों, बढ़ रहे शहरीकरण, हरित पट्टी में तेज गिरावट और कंक्रीट से तैयार हो रही संरचनाओं के कारण जमीन के अंदर गर्मी की सतह में या सतह के करीब फंसकर रह जाती है। आज की सच्चाई यही है कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के 23 शहरों में करीब 12-15 करोड़ आबादी की जरूरतों के मद्देनजर हुए शहरीकरण ने शहरों को ऐसे हीट और गैस चेम्बरों में बदल डाला है जो मौसम की अतियों का कारण बन रहे हैं। ये शहर क्यों ऐसे बन गए हैं, इसकी कुछ स्पष्ट वजह हैं, जैसे कम जगह में ऊंची इमारतों का अधिक संख्या में बनना और उन्हें ठंडा, जगमगाता और साफ सुथरा रखने के लिए बिजली का अंधाधुंध इस्तेमाल करना। चाहे घर हो या दफ्तर, मौसम से लड़ने के लिए उन्हें वातानुकूलित बनाना और आने जाने के लिए कारों का बढ़ता इस्तेमाल। अगर किसी शहर में एक वक्त में लाखों करोड़ों एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज चल रहे हों, पेट्रोल डीजल से चलने वाली लाखों कारें ग्रीन हाउस धुएं के साथ गर्मी भी वातावरण में घुल रही है, तो शहरों में नकली रूप से पैदा होने वाली इस लू का संहार क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि इस शहरी लू से कैसे निपटा जाए। अभी तक सामान्य मौसमी बदलावों से मुकाबले के लिए जो साधन और उपाय आजमाए जा रहे हैं, उनमें कोई फेरबदल लाए बगैर संभव नहीं है कि हम शहरी लू का मुकाबला कर पाएं। जाहिर है, इसके लिए शहरीकरण की योजनाओं के बारे में नए सिरे से कोई सोच बनानी होगी। अभी तो हमारे योजनाकार देश की आबादी की बढ़ती जरूरतों और गाँव से पलायन कर शहरों की ओर जाती आबादी के मद्देनजर आवास समस्या का ही समाधान खोज रहे हैं। उनके सामने शहरों की आबो हवा को बिगाड़ने वाली चीजों का कोई खाका ही मौजूद नहीं है। कुछ भारतीय योजनाकारों के मत में कंक्रीट की ऊंची इमारतों के बल पर होने वाला शहरीकरण असल में भारत के विकास में गांधीवादी नजरिए को आघात लगाता है। वास्तुकार एजी मेनन ने इस बारे में कहा था कि अच्छा हो कि हम भावी शहरों के निर्माण के मामले में विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी मुल्कों की नकल न करें और अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं। अगर ऐसा होगा तभी हम शहरी लू और इसी किस्म की अन्य शहरी त्रासदियों का कुछ मुकाबला कर पाएंगे। अहम है ईरान से समझौता, राष्ट्रीय सहारा। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्र। अमेरिका द्वारा भारत ईरान के बीच चाबार बंदरगाह परियोजना के संबंध में हुई डील को नया बताकर अपनी नाराजगी व्यक्त की गई। इसके साथ ही भारत ईरान के बीच 10 साल के इस अनुबंध पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि वह इसे नए दृष्टिकोण से देख रहा है। अमेरिका को इस बात का गंभीरता से भी विचार करना होगा कि दबाव, दमन, दहशत और दादागिरी की नीति हमेशा नहीं चलती है। प्रत्येक देश अपने भू आर्थिक, भू राजनीतिक और भू सामरिक हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। जैसा कि भारत ने ईरान के साथ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत चाबार बंदरगाह को पाकिस्तान में चीन द्वारा निर्मित बंदरगाह के काउंटर के रूप में देखता है। भारत और ईरान के चाबार बंदरगाह के संगठन और उनके अनुबंध के लिए और मेगा कनेक्टिविटी योजनाओं के माध्यम से परियोजनाओं के अगले चरण के विकसित करने के लिए यह समझौता हुआ है। भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है, ताकि ईरान के माध्यम से भारत से रूस तक एक निर्बाध व्यापारिक मार्ग तैयार किया जा सके। भारत एक संयुक्त देश है और यह अनुबंध भारत और ईरान दोनों देशों के लिए बेहद एक सामरिक और संवेदनशील विशेष समझौता है और मध्य एशिया और उसके आगे तक पहुंच आसान हो जाएगी। यह चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर में बनाई गई अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक करारा जवाब भी है। ओमान की खाड़ी पर दक्षिणी पूर्व ईरान में स्थित चाबार एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है और इसमें शाहिद कलंतरी, शाहिद बेहिश्ती नामक दो अलग अलग
बंदरगाह शामिल हैं। यह बंदरगाह भारत को अरब सागर में चीन की उपस्थिति को नजरअंदाज करने में सक्रिय सहयोग देता है। अपनी भौगोलिक उपस्थिति, आर्थिक और व्यापारिक व सामरिक कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए एक विशेष महत्व का क्षेत्र है। यही कारण है कि इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, रूस के साथ ही मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार सेतु 7200 किलोमीटर की बहुउद्देशीय परिवहन परियोजना भी है। भारत अल्पकालिक समझौते पर इस बंदरगाह का संचालन कर रहा था, जिसे समय समय पर नवीनीकृत करना पड़ता था। अब चाबहार में निवेश की बात आई तो अल्पकालिक समझौते और ईरान के भू राजनीतिक तनाव ने शिपर्स और निवेशकों को इससे दूर रखा था। इसके कारण एक बार तो ईरान इस समझौते में प्रगति न होने के कारण ये अपने कदम चीन की ओर बढ़ाने की मंशा बना ली थी। वास्तव में इस योजना को क्रियान्वित करने की चीन की क्षमता एवं संपन्नता भी थी। भारत के इस समझौते के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों का संभावित जोखिम की बात कहकर अपने रुख में परिवर्तन का संकेत दिया है। आखिरकार भारत ने अपने रणनीतिक और आर्थिक महत्व चाबहार बंदरगाह को 10 वर्ष के लिए विकसित और संचालित करने के लिए ईरान के साथ 13 मई को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। वास्तव में यह एक नए भारत की साहसिक पहल है जो किसी भी प्रतिबंध की परवाह नहीं करता है। विशेष रूप से भू आर्थिक, भू सामरिक और भू राजनीतिक पहल के मामलों में आखिर द्वंद्व कहां तक टाला जाए। भारत समझ गया है कि समय पर सामरिक व आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर जरूरी हो गए हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी जहन में रखना होगा। ये बात अमेरिका को समझनी होगी कि यह समझौता कोई नया नहीं है, यह तो केवल विगत रूप में संचालित हो रहे कार्यक्रम की निरंतरता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीन की मौजूदगी को देखते हुए भारत की चाबहार की और पहल एक महत्वपूर्ण सामयिक एवं सामरिक आवश्यकता बन गई थी। स्मरणीय है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2018 में भारत, चीन व तुर्की को ईरान प्रतिबंधों से छूट दी थी, जबकि वाशिंगटन ओमान की खाड़ी के बंदरगाह पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। चूंकि यह युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में उसकी उपस्थिति के लिए बेहतर महत्वपूर्ण था। वास्तव में अगर अमेरिका इसे एक नए समझौते के रूप में देखता है तो यह उसकी भारी भूल होगी, क्योंकि मई 2016 में मूल रूप से हस्ताक्षर करने के बाद से इस पर बहुत काम हुआ है। भारत चाबहार बंदरगाह में बेइज्जती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारी भरकम निवेश कर चुका है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि भारत पहले ही अमेरिका के दबाव के कारण फारस की खाड़ी में फरजीत भी गैस क्षेत्र खो चुका है, जो वास्तव में भारत के लिए एक विशेष आकर्षक तथा आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण योजना थी। अतः भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के शायद बेइज्जती टर्मिनल का प्रबंधन अब अपने हाथ में लेने की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता है। यदि भारत किसी कारणवश अमेरिकी प्रतिबंध के दबाव में आ जाता तो खाड़ी क्षेत्र में अपना आर्थिक आधार एवं रणनीतिक प्रभाव खो देता। यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका द्वारा पहले दी गई प्रतिबंधों के छूट के बाद भारत और ईरान स्वतंत्रता और प्रति प्रसार अधिनियम 2012 के तहत वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मात देने की अनुमति प्रदान की थी। भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, ग्रीस और इटली आदि को अस्थायी छूट प्रदान की गई थी। इसके साथ ही इन सभी देशों को फारस की खाड़ी देश के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इस समझौते में भारत ने अपना दृढ़ विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाया, जो कि सामयिक और सामरिक रूप से बेहद अनिवार्य था। भौतिक एवं आर्थिक होड़ की दौड़ में कोई भी देश किसी भी देश का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं रह सकता। प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति होती है। धन्यवाद।